हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू @इंग्लिश एग्ज़ाम। और हमने शुरू किया है LT ग्रेड के सभी राइटर्स का MCQs सुधीर कुमार अरोड़ा की बुक से। तो फ्रेंड्स चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम, जो कि TS इलियट का जो वर्क है द वेस्टलैंड, उसका MCQs है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वेन एंड फ्रॉम वेयर डिड इलियट एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू अमेरिका। अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो इलियट जो सर हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो कहाँ से अमेरिका आए थे। तो फ्रेंड इसका आंसर है आपका पहला वाला 1668, यानी 1668 में ये ईस्ट कुकर इन समरशायर इंग्लैंड। ये कहाँ से आए थे? ईस्ट कुकर इन समरशायर इंग्लैंड। यहाँ से ये जो इनके एंसेस्टर्स हैं यहाँ से माइग्रेटेड हुए थे अमेरिका के लिए। अमेरिका में ये आए थे 1668। कब आए थे फ्रेंड? 1668। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड, इन 1900 इलियट वोन अ गोल्ड मेडल फॉर। ये 1900 यानी 1888 में इलियट का जन्म हुआ था। और इलियट जो है आफ्टर 12 ईयर्स इलियट को दिया गया था गोल्ड मेडल। इलियट को क्या दिया गया था? गोल्ड मेडल। ये किसके लिए दिया गया था इनको? लैटिन के लिए। इलियट जो है लैटिन भी लिखते थे, जैसा कि आपको पता है ये इंग्लिश भी लिखते थे और लैटिन भी लिखते थे। इन विच यूनिवर्सिटी डिड इलियट परस्यू अ कोर्स ऑफ स्टडी इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द क्लासिक्स, जर्मन, फ्रेंच एंड इंग्लिश लिटरेचर। यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से इलियट जो है परस्यू किए थे कोर्स को अपने, मतलब पढ़े थे, जो कि लैंग्वेज के हैं, स्टडीज़ इन लैंग्वेज में किए थे, लैंग्वेज और लिटरेचर किए थे। कौन से यूनिवर्सिटी से किए थे? यानी कौन कौन से लैंग्वेज हैं? क्लासिक्स हैं, जर्मन्स हैं, फ्रेंच हैं और इंग्लिश है। ये सारे जो जितने भी लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़े थे, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? विच यूनिवर्सिटी से? तो ये था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। यानी जो हमारे TS इलियट हैं वो लैंग्वेज और लिटरेचर की स्टडी जो है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए थे। लैंग्वेज और लिटरेचर में जो इंक्लूडेड है वो है क्लासिक्स है इनका, जर्मन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है। यानी आपको ये भी आइडिया हो जाएगा यहाँ पे कि जो इलियट हैं, TS इलियट है, उनको क्लासिक्स की भी जानकारी थी, उन्होंने क्लासिक्स भी पढ़ रखा था और जर्मन पढ़ा था, फ्रेंच पढ़ा था और इंग्लिश पढ़ा था। इंग्लिश आपको पता ही है, जर्मन, फ्रेंच और क्लासिक्स। एक उनका कोटेशन भी है जिसमें इन्होंने उस स्टेटमेंट में इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर किया है, ये क्लासिक्स हैं। वो आगे आपको मिलेगा फ्रेंड्स, उसको हम बताएंगे आपको आगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इलियट वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई हिज 2 टीचर्स। वन ऑफ देम वॉज जॉर्ज सत्यायन। ठीक है, सत्यायन। द अदर वाज, अब इसमें बोल रहा है कि जो TS इलियट है 2 टीचर से इन्फ्लुएंस हुए थे। पहले हैं आपके जॉर्ज सत्यायना और दूसरे हैं आपके इरविन बेबिट। कौन है? इरविन बेबिट। 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ ऑथर साइमन्स सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर क्रिएटेड हिज इंटरेस्ट इन पोइट्री ऑफ। यानी इसमें बोल रहे हैं कि जो रीडिंग ऑफ आर्थर साइमन्स सिम्बोलिस्ट, यानी जो आर्थर साइमन का जो सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर जो वर्क है उनके अंदर क्या किया था? क्रिएट किया था इंटरेस्ट पोइट्री के लिए। यानी इसमें जो साइमन के सिम्बोलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेचर जो वर्क है वो क्या किया था? इलियट को इंटरेस्ट जगाया था पोइट्री में। तो ये लफॉर्गे थे जो फ्रेंच सिम्बोलिस्ट थे। कौन थे? फ्रेंच सिम्बोलिस्ट थे। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इलियट गॉट मास्टर्स यानी फिलोसफी इन 1910, वेयर डिड ही गॉट हिज डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन। यानी इनका जो मास्टर ऑफ फिलोसफी है, यानी फिलोसफी बोलिए या मास्टर ऑफ फिलोसफी बोलिए, इन 1910 व्हेन डिड ही गेट, यानी ये तो जो फिलोसफी का था डिग्री वो तो इन्होंने 1910 में प्राप्त किया था। एंड व्हेन डिड ही गेट हिज डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन,
अब ये बताइए कि ग्रेजुएशन की डिग्री इन्होंने कब लिया था और कहाँ से लिया था। तो ये ग्रेजुएशन का जो था 1909 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लिए थे। कहाँ से लिए थे? हार्वर्ड से। और अभी आपको रिकॉल करा दे कि ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी था, यहाँ से इन्होंने अपना अदर डिग्री जो लिटरेचर और लैंग्वेज सीखे थे ये वो कहाँ से सीखे थे? हार्वर्ड से। यानी जर्मन सीखे थे, फ्रेंच सीखे थे, फ्रेंच सीखे थे, क्लासिक सीखे थे और इंग्लिश। ये जो चारों जो सीखे थे लैंग्वेज और लिटरेचर, वो भी कहाँ से सीखे थे? वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीखे थे। ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, and the dead tree gives no shelter, the crickets no relief, and dry stone no sound of water, these lines appear in। अब इसमें क्या जा रहा है कि and dead tree, जो मृत वृक्ष है, जो मृत पेड़ है, वो कोई भी छाँव नहीं देता है। and the cricket no relief, और जो क्रिकेट हैं यानी जो झिंगुर होते हैं वो भी कोई आराम नहीं दे रहे हैं, यानी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है उनको। एंड ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर, और जो सूखे हुए पत्थर हैं उनका कोई भी आवाज़ नहीं मिलता है। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि जो पानी जो सूख गया है, जिसके सूखने के कारण उसमें पानी का आवाज़ नहीं आ रहा है। दीज लाइन्स अपीयर इन। अब ये लाइन किस में अपीयर है? वेस्टलैंड में। वेस्टलैंड का आप ये पढ़ेंगे, वेस्टलैंड का जब आप पोएम पढ़ेंगे, ये वेस्टलैंड आपका फ्री वर्स में है, फ्री वर्स में है, ये ध्यान रखिएगा। फ्री वर्स में ब्लैंक वर्स है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ दिया गया है कि इसमें वो बता रहे हैं कि मतलब जो चीज़ें हैं पहले जैसी नहीं रह गई हैं। यानी जो हमको पेड़ जो छांव देता था, जो शेल्टर शरण देता था, और जो क्रिकेट की आवाज़ जो हमको आराम देती थी, रिलीफ देती थी, और जो पत्थर जो पानी में कल कल की आवाज़ देते थे, वो अब कुछ भी नहीं रह गया। यानी पानी सूख गया है, पेड़ जो मृत हो गया है, क्रिकेट जो कि कोई आराम नहीं दे रहा है। तो ये सारी बातें किसमें कहें? वेस्टलैंड में। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ओ द मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर। ये कहाँ से लिया गया है? ये भी फ्रेंड्स वेस्टलैंड से लिया गया है। ओ मून सोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर। जो ब्राइट, जो सूर्य का जो चांद का जो चमक है ब्राइट, वो क्या कर रहा था? चमक रहा था। कहाँ? किसके ऊपर? पोर्टर के ऊपर, एंड हर डॉटर, और उनकी बेटी पर। दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर। इनका कहने का मतलब है इतना चमक था कि वो सोडा वाटर के जैसे लग रहा था कि सोडा वाटर से धुला गया है। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, हु इंजर्ड his own reputation by calling Eliot a minor poet of 20th century। यानी who injured his own reputation, यानी कौन है जो कि अपने रेपुटेशन को इंजर्ड किया था, क्या कह के कि इलियट जो है एक माइनर पोएट है 20th सेंचुरी के। यानी आपको पता होगा कि इलियट क्या है? माइनर नहीं, मेजर पोएट है। 20th सेंचुरी के आपके ये मेजर पोएट में आएंगे। मेजर पोएट, इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है 20th सेंचुरी पे। किसका? टी.एस. इलियट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका 20th सेंचुरी में। और ये किसने कहा था? डेविड डचेस। डेविड डचेस क्या बोले हैं कि इलियट अ माइनर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। इलियट जो है एक माइनर पोएट है 20th सेंचुरी के। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हु डिक्लेयर्स हिमसेल्फ। देखिए फ्रेंड्स, अभी आपको बताया ना कि ये क्लासिक्स जो है फ्रेंड्स, अब ये याद रखिएगा कि जो 4 लैंग्वेजेस और लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस है, जैसे क्लासिक्स है पहला, क्लासिक्स, ठीक है, और फ्रेंच, क्लासिक फ्रेंच और इंग्लिश, और एक है आपका जर्मन। ये तीनों क्या है? चारों क्या है? ये सीखे थे कहाँ से सीखे थे फ्रेंड्स? ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सीखे थे। तो ये देखिए क्लासिक्स यहाँ पे सीखे हैं, अब उसी को अपने वो बिहेवियर में डाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो अपने आप को क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर। ये खुद को कह रहे हैं कि हम जो लिटरेचर हैं उसमें हम क्या हैं? क्लासिक्स हैं। रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और हम क्या है? रॉयल हैं। किस में है?
पॉलिटिक्स में, एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, यानी इनका जो रिलीजन था वो क्या था, एंग्लो कैथोलिक था, और इनका जो पॉलिटिक्स था वो रॉयलिस्ट थे। रॉयलिस्ट का मतलब यहाँ पे ये है फ्रेंड्स कि जो इनकी जो फैमिली थी, जो एंसेस्टर्स थे वो रॉयल से यानी पॉलिटिक्स से वो बिलोंग करते थे, इस वजह से वो क्या हो गए, रॉयलिस्ट हो गए, यानी इनकी जो फैमिली, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सब पॉलिटिक्स था। और क्लासिक्स में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और क्लासिक की इन्होंने अपनी स्टडी भी की थी। और एंग्लो कैथोलिक, और ये क्या किए थे 1927 में जो है एंग्लो कैथोलिक ये जो था उसको एक्सेप्ट कर लिए थे, यानी अपना उसमें ब्रिटिश का जो अपना सिटीजनशिप था वो एक्सेप्ट कर लिए थे। और 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश पोएट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय इलियड हुम ओपिनियन इज दिस। अब इसमें कौन है जो इनको इतना ज़्यादा प्रेज कर रहा है, इंग्लिश पोएट्री वुड हैव नो फ्यूचर, यानी जो इंग्लिश की जो पोएट्री है उसका कोई फ्यूचर नहीं था, किसके बिना, विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय इलियड, यानी जो इलियड जो हैं, टीएस इलियड जो हैं, वो अगर पोएट्री को इतना योगदान नहीं दिए होते तो इंग्लिश का कोई भी फ्यूचर नहीं था, यानी इंग्लिश पोएट्री का कोई भी फ्यूचर नहीं था बिना इलियड के। तो ये किसने बोला है, ये फ्रेंच कर्मोड बोले थे, कर्मोड, ये फ्रेंच कर्मोड बोले थे, सॉरी फ्रेंड्स, फ्रैंक कर्मोड, कौन, फ्रैंक कर्मोड। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इलियड डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नोन एज द, यानी इंग्लिश इलियड जो है डोमिनेट किए हैं लिटरेरी सीन को, एंड केम टू बी नोन एज, और उसके बाद ये किस नाम, ये किस में आए हैं, किस नाम से जाने जाते हैं और कैसे जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं पोप ऑफ रसेल स्क्वायर, ये क्या जाने जाते हैं फ्रेंड्स, पोप ऑफ रसेल स्क्वायर, यानी इनको कहा गया है डोमिनेटेड इलियड डोमिनेटेड द लिटरेरी सीन एंड केम टू बी नोन एज, यानी इन्होंने क्या किया था, लिटरेरी सीन को क्या किया था, डोमिनेट किया था, यानी उस पर अपना अधिकार दिखाया था, और ये क्या कहे जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, पोप एज रसेल स्क्वायर। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टायरेसियस इन वेस्टलैंड इज, जो टायरेसियस था वो क्या था, बाइसेक्सुअल था, यानी टायरेसियस जो वेस्टलैंड का एक मेजर कैरेक्टर है समझिए फ्रेंड, और स्टोरी इनडायरेक्टली इसी टायरेसियस के आगे पीछे ही घूम रही थी। टायरेसियस जिसको कि सॉरी फ्रेंड, टायरेसियस जिसको कि बाइसेक्सुअल बोला जाता था, क्यों, क्योंकि इसको 7 ईयर्स का जो था, 7 ईयर्स के लिए इसको एज अ वुमेन बना दिया गया था, एज अ वुमेन, यानी इसको वुमेन बना दिया गया था 7 ईयर्स के लिए, पहले ये मेल था उसके बाद फीमेल बना दिया गया था, तो इस वजह से इसको ये बाइसेक्सुअल का रोल है इसका। अगर पूछा जाए कि बाइसेक्सुअल कौन था वेस्टलैंड में, तो टायरेसियस था। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड बाय इलियड इन वेस्टलैंड, यानी वेस्टलैंड में कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, यानी इसमें ब्लैंक वर्स भी यूज किया गया है और फ्री वर्स भी, कहीं कहीं आपको इसमें ज़्यादातर आपको फ्री वर्स दिखेगा और कहीं कहीं ब्लैंक वर्स है, कहीं कहीं राइमिंग आपको दिखेगी, ठीक है फ्रेंड्स, कहीं फ्री वर्स है कहीं ब्लैंक वर्स है। पार्ट्स ऑफ द पोएम वेस्टलैंड आर रिटेन इन फ्री वर्स, किस में लिखा गया, फ्री वर्स, यानी जो आपका ये है वेस्टलैंड है वो किस में है, फ्री वर्स में है, किस में है फ्रेंड्स, फ्री वर्स में है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन इलियड्स वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू। एक बात आप जान लीजिएगा कि जो इजरा पाउंड है, इजरा पाउंड, इनका जो है टीएस इलियड से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है, यानी आपको अगर समझ में ना आए कोई भी चीज़ कि इस कौन हो सकता है तो आप एजरा पाउंड को लगा सकते हैं। जैसे में देखिए ये 1914 में मिले थे एजरा पाउंड से, कब मिले थे, 1914 में मिले थे, और एजरा पाउंड को तब इन्होंने दिखाया था अपना वेस्टलैंड जो वर्क है,
तो इजरा पाउंड क्या किए थे, उस वर्क में जो है कुछ काट छाट किए थे। इजरा पाउंड क्या किए थे, कुछ उसमें काट छाट किए थे। और ये वर्क खुद जिसको दिखाए थे, यानी इजरा पाउंड को जो दिखाए थे, ये उनको ही डेडिकेट किए थे। किसको डेडिकेट किए थे, इजरा पाउंड को। विच पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ 1921 इन लॉसने, स्विट्जरलैंड, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म इन क्राइटेरियन इन अक्टूबर एंड नवंबर 1922। अक्टूबर और नवंबर में क्राइटेरियन में किसका कौन सा वर्क पब्लिश हुआ था, यानी विच पोएम वाज रिटन ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ 1921 इन लॉसना, स्विट्जरलैंड, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी जो वेस्टलैंड है ना फ्रेंड्स, वेस्टलैंड, ये सबसे पहले कहाँ पब्लिश हुआ था, क्राइटेरियन में। किस में पब्लिश हुआ था, क्राइटेरियन में। और कब पब्लिश हुआ था, अक्टूबर में, अक्टूबर में। और द डायल में ये आपका हुआ था नवंबर में, द डायल में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ हुआ था, द डायल में। और इसका जो बुक फॉर्म पब्लिश हुआ था, बुक के फॉर्म में पब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था, दिसंबर, ये कब हुआ था, 1922। बुक के फॉर्म में ये आया था आपका 1922 में। ये हुआ था आपका डायल जो है यूएसए में हुआ था, और ये आपका हुआ था ब्रिटेन में, क्राइटेरियन ब्रिटेन में हुआ था, जो कि अक्टूबर में हुआ था। 30 नंबर का क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स। इलियट हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन द impersonality of poetry and poetic process in his essays entitled, यानी जो अपना जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेस्ड जो अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, impersonality of poetry and poetic process in his, यानी जो पोएटिक प्रोसेस है, जो पोएट्री से जुड़ा हुआ जो बात किए हैं, वो किस में किए हैं, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, 1919 में। कब किए थे, 1919 में। ये जो है इनका वर्क जो है ये क्रिटिकल वर्क माना जाता है, ये क्रिटिकल वर्क है। ये कब हुआ था, 1919 में इसको पब्लिश किए थे। ठीक है फ्रेंड्स। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू इलियट परफेक्ट पोएट्री कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज, यानी जो पोएट्री है ना, पोएट्री वो परफेक्ट कब पब्लिश कब लिखी जा सकती है या बनाई जा सकती है, पोएट्री कब बनाई जा सकती है, जबकि वो प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, क्या करे, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। फ्रेंड्स यूनिफिकेशन का हम आपको आगे मतलब बताएंगे, यूनिफिकेशन क्या होता है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन, यानी ये बात तो सही है फ्रेंड्स कि किसी भी चीज़ का आप अकेला मतलब नहीं निकाल सकते हैं। जैसे नो पोएट नो आर्टिस्ट, यानी कोई भी पोएट हो या कोई आर्टिस्ट हो या कोई आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट एंड हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन, यानी जब हम कोई भी पोएट हो अकेले जो है किसी भी चीज़ का वो मीनिंग जो है नहीं निकाल सकता है, ना ही कोई आर्टिस्ट है जो कि अकेले अपना आर्ट जो है बना सकता है, वो अकेले नहीं कर सकता है। ये किसने बोला है, इलियट ने बोला है। ये बात इन्होंने सत्य बोला है कि जो पोएट है अकेला कोई भी चीज़ नहीं कर सकता है, यानी उसको किसी न किसी चीज़ का तो सहारा लेना पड़ता है। और आर्टिस्ट है वो भी जब तक कोई चीज़ देखेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो नहीं उतारता है। कल्पना तभी होती है जब हम उस चीज़ को देखते हैं और उसके बारे में कुछ जानते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनालिटी, दिस व्यूज ऑफ, यानी इसमें बोल रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट, यानी जो आर्टिस्ट का जो प्रोग्रेस होता है, विकास होता है, कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, यानी वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कंटिन्यूअल एग्जिस्टेंस यानी हमेशा बने रहना पड़ता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसमें बोले हैं, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यानी जो ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है इनका वर्क, उसमें ये किसके बारे में बात किए हैं, ज़्यादातर ये बात की हैं किसके बारे में, पोएट्री के बारे में बात किए हैं। और किसके बारे में बात किए हैं,
और आर्ट के बारे में। आर्ट और पोइट्री से आपको जो भी जुड़ा हुआ चीज़ पूछे तो आप ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट लगा सकते हैं, जो कि आपका 1919 में आया था। ये क्रिटिकल वर्क है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोएम अकॉर्डिंग टू इलियट हैज़ नो रिलेशन टू। यानी अब जो पोएम है वो देखिए वो क्या कह रहे हैं इलियट सर कि जो पोएम है हमारा ना, उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए? पोएट से। यानी जो हमारा पोएम है ना, उसको पोएट को अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देनी चाहिए, कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए इलियट के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, 22 का क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 22 नंबर का, द माइंड ऑफ द पोएट इज द श्रेड ऑफ प्लाटिनम, इट मे पार्टली और exclusively operate upon the experience of the man himself, but the more perfect the artist, the more complete separate in him will be the man who suffers, and the mind which create the more perfectly will the mind digest, transmute the passion which are its material, this extract appear in। यानी आपको एक बात बताते, ट्रिक हमने आपको बताया था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। अब देखिए ये कैसे हो गया, द माइंड ऑफ पोएट इज श्रेड प्लाटिनम, it may partly exclusively operate upon the experience of the man himself, but the more परफेक्ट आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट की बात हो गई कि आर्टिस्ट को परफेक्ट बनाता है, मोर कंप्लीटली सेपरेटेड इन हिम will the man who suffers, the mind which create the more perfectly will the mind digest transmitted passion and are the material। यानी आपको हमने बताया था कि जहाँ भी आर्टिस्ट का बात आ जाए या पोएट के परफेक्टनेस की बात आ जाए, वहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। फ्रेंड्स ये पूछा तो नहीं गया है, लेकिन अदर और भी जितने भी क्वेश्चंस हमने बताया है, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है इसमें का सब पूछा गया है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक को रख लीजिए अपने पास, काफ़ी ये ज़रूरी है। LT ग्रेड अगर आपको पास करना है तो सुधीर कुमार अरोड़ा की बुक जो है काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी, और उसको हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है 1 बाय 1 करके हम आपको चैनल पे सब अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोएट्स माइंड इज इन फैक्ट a receptacle for seizing and storing up numberless feeling, phrases, images which remains there until all the particles which can unite to form a new compound are present together। यानी इसमें इलियट सर क्या बोल रहे हैं इलियट इसमें कह रहे हैं कि पोएट्स का जो माइंड होता है, सॉरी फ्रेंड्स, पोएट्स का जो माइंड होता है परफेक्ट रिसेप्टिकल्स फॉर सीजिंग एंड स्टोरिंग अप नंबरलेस फीलिंग्स। यानी पोएट्स को क्या करना पड़ता है, पोएट्स जब कोई क्रिएशन करता है तो उसमें उसको क्या करना पड़ता है, पहले माइंड को सीज करना पड़ता है, यानी समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उसमें स्टोर करना पड़ता है, नंबर बहुत अनगिनत जो फीलिंग्स है उसको करना पड़ता है, यानी उसमें फ्रेजेस को बनाता है और इमेज को बनाता है, क्रिएट करता है, विच रिमेन देयर अंटिल ऑल द पार्टिकल्स, वो सब को क्या करता है, समाहित रखता है और पार्टिकल्स को अपने रखता है, उसी में जितने भी उसके आइडियाज़ हैं सबको रखता है, विच कैन यूनाइट अ फॉर्म न्यू कंपाउंड, सब मिला करके क्या करता है फिर यूनाइट अ फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, यानी सब मिला करके क्या करता है, कंपाउंड को बनाता है और उसके बाद प्रेजेंट टुगेदर सबको एक साथ रखता है। यानी फ्रेंड्स कोई भी पोएट हो जब तक वो क्या करेगा, सीजिंग नहीं करेगा, स्टोरिंग फीलिंग्स को जो स्टोर है वो नहीं करेगा, फ्रेजेस नहीं तैयार करेगा, इमेजेस नहीं बनाएगा। देखिए एक उनका जो है वर्ड्सवर्थ का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि पोइट्री फॉर द कॉमन मैन, मतलब ऐसे करके कुछ बोले जिसमें कि उनका कहने का मतलब ये रहा है कि जो पोएट है ना उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस लिख देना है। तो लेकिन यहाँ पे इलियट सर क्या बोल रहे हैं
कि पहले तो हमको जितने भी नॉलेज हैं वो गेन करना पड़ेगा, सीजिंग करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा फीलिंग्स को, फ्रेजेस बनाना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा, तब सारे पार्टिकल्स को हमको एक साथ में रखना पड़ेगा और एक नया कंपाउंड बनाना पड़ेगा, उसके बाद साथ में हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी इतने सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि कॉमन लैंग्वेज फॉर कॉमन मैन। यानी कॉमन लैंग्वेज कैसे हो गया, इतने सारी चीज़ को, एलिमेंट्स को तो हमने मिलाया, तो वो कॉमन कैसे रह गया। जब तक पोएट को कोई भी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट्स होती हैं वो सबका यूज़ किया जाता है, तब जा कर के कोई क्रिएशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द पोएट हैज़ नॉट अ पर्सनालिटी टू एक्सप्रेस बट अ पार्टिकुलर मीडियम द माइंड विच इज़ ओनली अ मीडियम एंड नॉट अ पर्सनालिटी in which impression and experiences combine in peculiar and unexpected ways whose words are these। यानी जो इलियट सन है वो बोल रहे हैं पोएट हैज़ नॉट अ पर्सनालिटी, यानी वो कह रहे हैं कि पोएट का अपना पर्सनालिटी नहीं होता है टू एक्सप्रेस करने के लिए, बट अ पार्टिकुलर मीडियम, यानी जो एक दिमाग होता है, एक सेपरेट जो दिमाग होता है, विच इज़ ओनली अ मीडियम एंड नॉट टू पर्सनालिटी। यानी उनके इलियट का कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो पोएट होता है ना, उसका पर्सनल मतलब जैसे चार्ल्स लैम्ब है, चार्ल्स लैम्ब क्या किए हैं, पर्सनल अपना एसेज लिखे, यानी पर्सनल फीलिंग्स को अपने बताए हैं। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि जो पोएट होता है ना, पोएट को जो है, पोएट को अपनी जो फीलिंग्स होती है उसको साइड कर देना चाहिए, यानी उसको साइड कर देना चाहिए जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, और उसके बाद उसको अपना माइंड यूज़ करना चाहिए। माइंड यूज़ करके क्या करना चाहिए, पोएट्री को बनाना चाहिए, पोएट्री को बनाना चाहिए। विच इज़ ओनली अ मीडियम, यानी जो माइंड, एक जो फीलिंग्स है ना उसको मीडियम बनाइए, लेकिन अपना जो पर्सनल एलिमेंट्स है उसको पोएट्री में नहीं डालना चाहिए, माइंड का यूज़ करना चाहिए। इन विच इम्प्रेशन एंड एक्सपीरियंस कंबाइन इन पेकुलियर एंड अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी उसका इम्प्रेशन यूज़ कर लीजिए आप और एक्सपीरियंस यूज़ कर लीजिए। यानी जो चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं, जो चीज़ें इस ज़माने में हो रही हैं, उसको आप समझिए, एक्सपीरियंस करिए, सब करिए, लेकिन अपने पर्सनल जो आपके साथ है, जो चीज़ें हुई हैं, उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे नहीं डालिए। उसको आप पोएट को कैसे करना चाहिए, रिवील करना चाहिए, एक्सप्रेशंस उसका यूज़ करना चाहिए, एक्सपीरियंस को कंबाइन करके एक पेकुलियर वेज में, अनएक्सपेक्टेड वेज में, यानी पहले से नहीं एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ वही हम उसमें डाल दें, ऐसा नहीं। उसमें क्या करना चाहिए, अनएक्सपेक्टेड वेज, यानी जो निकल के आए नेचुरली उसको क्या करना चाहिए, उसमें डालना चाहिए। ये कौन बोला है, इलियट सर बोले हैं। फ्रेंड्स, मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है ये देर तक बना रहे कि कौन से राइटर हैं जो कि ये सारी बातें बोले हैं। और एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ लाइन रट लेने से कुछ नहीं होगा। वो जब आप दूसरे राइटर्स को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें जो हैं भूल जाती हैं, और जो हम बोले जा रहे हैं उसको आप दिमाग में बैठाए रहेंगे तो आपको ये देर तक चलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा। आप बस एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, शब्दों को पकड़ते रहिए कि कौन बोला है, कौन से राइटर बोले हैं। चलिए फ्रेंड्स, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन escape फ्रॉम इमोशन। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। यानी ये स्टेटमेंट आप देखिए कैसे इसको रिवर्स किए जा रहे हैं इलियट सर। पोएट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, यानी पोएट्री जो है, पोएट्री वो नहीं है कि हमारा जो इमोशंस है उसको लूज़ कर दें, यानी ख़त्म कर दें, बट एन escape फ्रॉम इमोशन। लेकिन क्या करती है, इमोशन से हमको थोड़ा सा इस्केप करती है, थोड़ा सा बचाती है इमोशन से। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो पोएट्री है वो टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं है, लेकिन वो क्या है, इमोशन से दूर है। और नेक्स्ट में बोल रहे हैं इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये एक पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, जिसे समझ लीजिए कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो हम पोएट्री में डाल दें, ऐसा नहीं है। मतलब जैसा हमारा व्यक्तित्व है वही डाल दें, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, escape फ्रॉम पर्सनालिटी, और ये क्या है, बल्कि क्या है, ये escape फ्रॉम पर्सनालिटी, बल्कि ये क्या है, पर्सनालिटी से दूर है।
ठीक है। जैसे जो हम पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, यानी जितना भी हमारा इमोशंस है उसको हम लूज कर दें, उसमें रिवील कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, इमोशन से दूर रखने वाली जो होती है वो होती है। नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, हमारे व्यक्तित्व का इसमें एक्सप्रेशन नहीं है, प्रभाव नहीं है। बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, लेकिन ये क्या है, पर्सनालिटी से दूर है, हमारे व्यक्तित्व से दूर है। डिफाइन पोएट्री इन दिस मैनर, किसने बोला है, ये बोले हैं इलियट सर। नेक्स्ट है 26 का, इलियट सेज दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बी व्यूड एज हैविंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, यानी जो हमारा वर्क है शुड बी व्यूड एज हैविंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओनली ओन, unrelated to that of its creator. Eliot wrote this in the introduction of सेक्रेड वुड। सेक्रेड वुड इनका एक वर्क है, उसमें इलियट ने क्या बोला है, वर्क ऑफ आर्ट शुड बी व्यूड एज हैविंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, यानी जो आर्ट है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो व्यू होना चाहिए, देखना चाहिए एक लाइफ की तरह, ऑफ इट्स ओन, उसका भी एक अपना लाइफ की तरह देखना चाहिए। अनरिलेटेड टू दैट ऑफ इट्स क्रिएशन, यानी अनरिलेटेड होना चाहिए दैट ऑफ इट्स क्रिएशन, उसके क्रिएशन से। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू इलियट, यानी इमोशन ऑफ आर्ट, जो आर्ट का जो इमोशन है अकॉर्डिंग टू इलियट क्या होना चाहिए, इलियट के अकॉर्डिंग जो आर्ट का जो इमोशन है वो क्या होना चाहिए, इम्पर्सनल, यानी ये हमेशा इम्पर्सनल की बातें कर रहे हैं, यानी ये पर्सनल जो चीज़ें हैं उसको अपने आर्ट में यानी कि अपनी पोइट्री में नहीं डालना चाहते हैं। इसको बोल रहे हैं कि जो इमोशन है हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, यानी पर्सनल नहीं होनी चाहिए। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपने पढ़ा होगा, जो हैमलेट है हमारा मैकबेथ का, सॉरी फ्रेंड्स शेक्सपियर का जो हमारा हैमलेट है, शेक्सपियर का हमारा जो है हैमलेट है, उसमें क्या मिलता है, उसमें क्या मिलता है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, क्या मिलता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मिलता है। तो 28 नंबर का क्वेश्चन में कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अकर इन इलियट्स वन ऑफ एसेज इन द सेक्रेड वुड दैट इज नेम ऑफ एसेज। ये सेक्रेड वुड इनका क्या है, ये कलेक्शन है इनका सेक्रेड वुड, उसमें सेक्रेड वुड में क्या क्या आता है, जितना भी क्रिटिकल वर्क इनका है वो किसमें है, सेक्रेड वुड में है। जो ये वर्क है इनका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, हैमलेट और हैमलेट का प्रॉब्लम जो है, ये वर्क है इनका जो है वो सेक्रेड वुड में आया था। सेक्रेड वुड में इनका सारा जो जितना भी क्रिटिकल वर्क है वो किस में आया था, सेक्रेड वुड में आया था। जैसे जो हमारे मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनके बारे में, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, देखिए ये वाला भी रेटोरिक एंड पोएटिक ड्रामा, ये भी इसमें आया है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये भी आपका सेक्रेड वुड में आया है, और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ये भी इसमें आया है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की जो बातें करते हैं वो किस में करते हैं, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड एन आर्टिस्टिक फेलर, यानी इसमें कहा गया है कि जो इसमें कौन से वर्क में जो है इलियट क्या बोले हैं कि हैमलेट को एक डिफेक्टिव मतलब अप्रभाव और आर्टिस्टिक फेलर, यानी जो वर्क है शेक्सपियर का हमारा हैमलेट जो है उसमें क्या बोले हैं ये कि ये जो वर्क है आपका, ये जो वर्क है शेक्सपियर का हैमलेट वो आर्टिस्टिक फेलर है और क्या है, डिफेक्टिव है। कौन बोले हैं, इलियट बोले हैं, किस में बोले हैं, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यानी अच्छा फ्रेंड्स इसमें ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा हैमलेट है ना उसमें क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है वो नहीं है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है, जैसे माँ का संबंध जो है, माँ का संबंध बच्चे से अच्छा होना, माँ का संबंध बच्चे से अच्छा होना, और पिता का संबंध, माँ का संबंध बेटे से सही होना, बेटे से ज़्यादा लगाव होना, और पिता का संबंध ये माता है,
ये पिता है। यानी माता का संबंध जो है बेटे से होना चाहिए और पिता का संबंध बेटी से। यानी इसमें जो आप देखेंगे हैमलेट वर्क देखेंगे, उसमें माँ बेटे का तो बिल्कुल भी नहीं बना है, शुरू से लेकर लास्ट तक माँ बेटे का नहीं बनता। यानी जो वर्क है इनका हैमलेट इलियट का जो है वर्क है नहीं फ्रेंड्स, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो वर्क है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उसमें जो इलियट बोलते हैं कि जो हैमलेट है वो क्या है, आर्टिस्टिक फेलर है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव फॉलो नहीं करता है, ये करके उसको डिनाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, आपको समझ में आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो होता है वो माता का एक अच्छा संबंध बेटे से होता है, यानी माँ का लगाव बेटे से होता है, पिता का लगाव बेटी से होता है। और आप साफ देखे होंगे कि हैमलेट में जो है माँ का कोई भी लगाव या संबंध बेटे में नहीं है, ना बेटे का माँ में है। तो यहाँ पे क्या है, ये फेलर है। इस अकॉर्डिंग जो इलियट का जो वर्क है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इस अकॉर्डिंग ये जो है आर्टिस्टिक फेलर है। कौन सा वर्क, हैमलेट। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है शेक्सपियर इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर विच ड्रामा। यानी अब देखिए वहाँ जो हैमलेट था, हैमलेट को तो बोल दिए कि आर्टिस्टिक फेलर है, यानी यहाँ पे जो कोरिलेटिव नहीं हो रहा है, कोरिलेटिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है। और मैकबेथ को क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है। यानी इसको सीधा डिनाई करते हैं कि यहाँ पे जो है आर्टिस्टिक फेलर हो, ये है इलियट के अनुसार, और ये क्या है, आर्टिस्टिक सक्सेसफुल है, यानी ये सक्सेसफुल वर्क है इनका। किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स। अब 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मिल्टन सैमसन अगनिस्ट इज ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। यानी अब ये देखिए मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट है, आपने पढ़ा होगा, टीजीटी के जो राइटर हैं, टीजीटी के मेजर 4 राइटर हैं, उसमें शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन है, गाल्सवर्दी हैं। तो जो मिल्टन का जो वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है इनका। इसमें कहते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के अकॉर्डिंग ये क्या है, ग्रेट सक्सेस है। क्या है, ग्रेट सक्सेस। ये कौन बोलता है, इलियट बोलते हैं कि जो क्या है, ये है ग्रेट सक्सेस। फ्रेंड्स याद करते जाइएगा आप सारे क्वेश्चंस को, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हम बताए जा रहे हैं सब के सब इम्पोर्टेंस हैं, दिमाग में बैठाते चलिएगा, आपको एलटी में और अदर भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये। हु फाइंड्स इलियट्स फ्रेज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव। लो भाई, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है उसको डिफेक्टिव कौन पाया है, तो ये पाए हैं इलिसियो विवस। कौन पाए हैं, इलिसियो विवस पाए हैं। क्या पाए हैं, जो इलियट का जो फ्रेज है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इसको डिफेक्टिव पाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव आपको पता ही चल गया ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यही होता है फ्रेंड्स कि माता का जो अच्छा व्यवहार है वो किससे होता है, माता का लगाव बेटे से होता है, पिता का लगाव बेटी से होता है। ये जब होता है तब क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कुछ आपको उसमें भी मिलेगा, जैसे पेडागॉजी क्या बोलते हैं, हाँ पेडागॉजी में भी आपको थोड़ा बहुत इसका उसमें भी रेफरेंस मिलता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का पेडागॉजी में। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द फ्रेज डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ऑकर्स इन। अब ये बताइए डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो है ये जब भी पूछेगा आप किसको लगाएंगे, इलियट को लगाएंगे। इलियट एक वर्क लिखे थे, क्या लिखे थे, मेटाफिजिकल पोएट्स। ये कौन सा वर्क था इनका, क्रिटिकल वर्क था। क्रिटिकल वर्क किस में पब्लिश हुआ था, हमने आपको बताया था क्रिटिकल वर्क जितना भी पब्लिश हुआ है वो किस में हुआ है, सेक्रेड वुड में। किस में हुआ है फ्रेंड्स, सेक्रेड वुड में हुआ, सेक्रेड वुड में। ठीक है, जितना भी क्रिटिकल वर्क इनका पब्लिश हुआ है, तो उसमें क्या है, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी चलिए फ्रेंड्स इसको आगे अब डिटेल करते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। अब
34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बाय विच फ्रेज डज इलियट मीन डायरेक्ट सेंसुअस अप्रेंशन ऑफ थॉट और रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। यानी अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा डायरेक्ट जो है सेंसुअस ऑपरेशन ऑफ थॉट और रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। ये क्या है फ्रेंड्स? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या है फ्रेंड्स? डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इसमें कह रहे हैं जो हमारे इलियट हैं, इलियट जो राइटर हैं सर, वो क्या बोल रहे हैं इसमें कि इलियट डायरेक्ट सेंसुअस ऑपरेशन ऑफ थॉट और रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। ये है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। यानी जो डायरेक्ट हमारा सेंसुअस ऑपरेशन ऑफ थॉट है, जो हमारा थॉट है जो डायरेक्ट होता है, रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग, जो हमारा रिक्रिएशन होता है, जो हमारा जो हम जब पोएम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है? हमारा रिक्रिएशन होता है थॉट का। नेक्स्ट है इसमें 35 नंबर का, टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स। टेनिसन और ब्राउनिंग आर पोएट्स and they think but they do not feel their thought as immediately as the outdoor of rose. A thought of done was an experience, it modify his sensibility। यानी इसमें कह रहे हैं इलियट कि जो टेनिसन और ब्राउनिंग है आर द पोएट्स, वो पोएट्स हैं, ब्राउनिंग भी टेनिसन भी, ठीक है, ये लोग पोएट हैं। एंड दे थिंक, और वे सोचते भी हैं, ठीक, बट दे डू नॉट फील, यानी उनके वो फील नहीं करते हैं, यानी वो फील नहीं करते हैं अपने विचार को एज इमीडिएटली एज द आउटडोर ऑफ अ रोज। यानी वो अपने थॉट को जो है फील नहीं करते हैं, वो सोचते तो जरूर हैं, वो पोएट भी हैं, वो सोचते भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं? महसूस नहीं करते हैं अपने विचार को। और क्या करते हैं? इमीडिएटली एज a door of a rose, a thought to done was experience, it modify his sensibility। यानी जो डन है वो was an experience, वह एक एक्सपीरियंस है। it modified his sensibility, यानी वो अपने विचार को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। किसने बोला है? इलियट ने बोला है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, criticism must always profess an end view। Criticism must always profess an end view, in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and correction of taste। यानी जो इलियट हैं वो अपने द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में बोले हैं, क्रिटिसिज्म को क्या होना चाहिए? मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एंड एंड इन व्यू। यानी जो क्रिटिसिज्म होता है उसका हमारा जो प्रोफेस होता है, देख होता है, वो क्या होता है? एंड इन व्यू, यानी आखिरी में पता चलता है। रफली स्पीकिंग होता है, कैसे भी मतलब बोल देना तुरंत। अपीयर्स टू बी द इलूसिडेशन ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट एंड कोरिलेशन ऑफ टेस्ट। यानी जो हम जो वर्क पढ़ते हैं उसको क्या करते हैं? उसको हम पहले कंप्लीटली पढ़ जाते हैं, उसके बाद जो कंप्लीट होता है वो क्रिटिसिज्म से होता है। किस में बोले हैं? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। किस में बोले हैं? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में। 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, What are the two chief tools of critic according to Eliot। यानी जो इलियट बोल रहे हैं कि जो हमारा चीफ टूल है, जो हमारा मुख्य औजार है, क्या है औजार? कौन सा? क्रिटिक अकॉर्डिंग टू इलियट। जो इलियट हैं वो कह रहे हैं कि हमारा जो देयर आर टू चीफ टूल्स ऑफ द क्रिटिक। यानी क्रिटिक जो होते हैं उनका एक दो चीज़ जो होता है वो मुख्य टूल होता है, मुख्य औजार होता है। यानी क्रिटिसिज्म हम किसके द्वारा?
कौन सा दो टूल के अकॉर्डिंग हम क्रिटिसिज्म किसी भी चीज़ का कर सकते हैं? कंपैरिजन और एनालिसिस, यानी पहले हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी जो हमारा रूल होता है, फैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तो क्रिटिसिज्म सक्सेस नहीं हो सकता है। क्रिटिक उस चीज़ को ट्रूली जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज टू प्रमोट एंड अंडरस्टैंडिंग द इंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर। यानी जो फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो फंक्शन है टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, वो क्या है फ्रेंड्स? क्रिटिसिज्म का जो मुख्य जो वो होता है, प्रयोग होता है, वो किस में होता है? इंजॉयमेंट में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम क्रिटिसिज्म को उसके देखते हैं, यानी जो राइटर होते हैं किसी भी चीज़ को जब क्रिटिसाइज करते हैं, जब किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, यानी उसको हम पढ़ करके हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप होता है, और इन्जॉयमेंट भी मिलता है किस लिटरेचर का इन्जॉयमेंट भी बढ़ता है, और उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ता है। यानी राइटर जब किसी भी वर्क को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और इन्जॉयमेंट भी मिलता है उसको पढ़ करके। और ये किस में बोले हैं? कौन से वर्क में ये बोले हैं? कहाँ पे बोले हैं? ये बोले हैं फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म। पोइट्री इज अ सुपीरियर अम्यूजमेंट, यानी पोइट्री जो है सुपीरियर अम्यूजमेंट है। आई डू नॉट मीन एन अम्यूजमेंट फॉर द सुपीरियर पीपल। आई डू नॉट मीन एन अम्यूजमेंट फॉर द सुपीरियर पीपल, यानी ये सुपीरियर मतलब ये सबसे अच्छा अम्यूजमेंट मनोरंजन है, लेकिन ये सुपीरियर लोगों के लिए नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सुपीरियर लोग हैं उनके लिए है। आई कॉल इट एन अम्यूजमेंट नॉट बिकॉज दैट इट इज़ अ ट्रू डिफिनेशन, बट बिकॉज इफ़ यू कॉल इट एनीथिंग एल्स यू आर लाइकली टू कॉल इट समथिंग स्टिल मोर फॉल्स। यानी जो हमारा पोइट्री है वो एक अच्छा यानी या उच्च अम्यूजमेंट है, हमारा मनोरंजन है। आई डू नॉट मीन, मतलब अब ये कह रहे हैं कि पोइट्री तो जो है हमारा एक उच्च अम्यूजमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब सुपीरियर लोगों के लिए है। आई कॉल इट एन अम्यूजमेंट, मैं इसको एक अम्यूजमेंट कहता हूँ, नॉट बिकॉज, इसके लिए नहीं, दैट कि इट इज़ अ ट्रू डिफिनेशन, इसके लिए नहीं कि ये अपना अच्छे से परिभाषित किया गया, बट बिकॉज इफ, लेकिन यदि यू कॉल इट एनीथिंग, और कुछ कहना चाहते हैं आप, यू लाइकली टू कॉल इट समथिंग, यानी आप अगर कुछ और कहना चाहते हैं इसको तो कह सकते हैं स्टिल मोर फॉल्स, स्टिल मोर फॉल्स, इससे गलत भी कह सकते हैं। वेयर डज दिस कमेंट ऑफ इलियट अपीयर, इलियट का ये कमेंट किस में अपीयर हुआ है? ये हुआ है सेक्रेड वुड में। किस में हुआ है? सेक्रेड वुड, जो कि क्रिटिकल वर्क है इनका, उसके प्रीफेस में हुआ है। किस में हुआ है? उसके प्रीफेस में हुआ है, इन द प्रीफेस टू सेक्रेड वुड। प्रीफेस क्या होता है फ्रेंड्स? जो कोई भी वर्क को स्टार्ट करने से पहले जो हम किसी भी चीज़ का प्रस्तावना लिखते हैं फ्रेंड्स, प्रस्तावना जो होता है उसको बोलते हैं प्रीफेस। यानी जो वर्क के बारे में आगे वर्क कौन सा, वर्क में आगे क्या चीज़ें बताई जाएंगी, किसके बारे में वहाँ पे बताया जाएगा, वो प्रीफेस में पहले जो राइटर्स होते हैं अपना बता देते हैं, राइटर्स को थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं वर्क के बारे में। हु थिंक दैट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्नोबरी एंड इलियट्स क्रिटिसिज्म, यानी किस हु थिंक्स दैट, कौन सोचता है, देयर इज एन एलिमेंट्स, यहाँ पर कोई एलिमेंट्स है, ऑफ इंटेलेक्चुअल स्नोबरी इन इलियट्स क्रिटिसिज्म, यानी किसने बोला है कि जो इलियट का जो वर्क क्रिटिसिज्म है उसमें इंटेलेक्चुअल स्नोबरी है। किसने बोला है? जॉर्ज वाटसन। किसने बोला है? जॉर्ज वाटसन। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। 40 तक हमारा क्वेश्चन आज का जो है डिटेल हो चुका है, और आगे का जो हमारा जितना भी क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।